नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर की तरफ नजर डालते हैं, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके गुलाम जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। भारतीय सेना ने पुंछ में एलओसी पर जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तानी सेना को चौकियों का नामो निशान ही मिटा दिया है। जब भारतीय सेना ने मंगलवार को पुंछ में पत्रकारों को सीमा पार दुश्मन को हुए नुकसान का वीडियो जारी कर जानकारी दी है। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है, जो जनरल असीम मुनीर को किया गया है पदोन्नत। फील्ड मार्शल के पद पर किया गया है पदोन्नत और उनकी सैन्य नेतृत्व क्षमता को लेकर यह निर्णय लिया गया। जब 1959 में जनरल आयुब खान को मिला था सम्मान। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने बीते मंगलवार को जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूम के दौरान उनकी सैन्य नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक निर्णयों के कारण किया गया है और इससे पहले 1959 में जनरल अयूब खान को यह सम्मान मिला था। फील्ड मार्शल का पद एक सम्मानजनक रैंक है जो सैन्य सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि यह प्रमोशन उन्हें अतिरिक्त अधिकार या वेतन नहीं देता, लेकिन यह उनके सैन्य नेतृत्व की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय सुरक्षा के उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है और इस निर्णय से पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह उनके नेतृत्व की स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतियों को प्रभावित करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज दिल्ली स्थित वीर भूमि समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेताओं ने यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जहां राहुल गांधी ने अपने पिता को एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि पापा, आपके सपने मेरे सपने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ है, जहां प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर का दौरा करने वाला है। जहां प्रतिनिधिमंडल में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी व भाजपा सांसद ब्रिजलाल, भाजपा सांसद अपर जिला सरनामी, जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटॉस और भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी शामिल हैं। 20 मई 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आईएनएसवी तारणी पर सवार नाविका सागर परिक्रमा 2 के चालक दल से बातचीत की, जो उत्तरी गोलार्ध के पार कर अपने अंतिम चरण की परिक्रमा पर घर की ओर बढ़ रहे थे। नौसेना प्रमुख ने उनके अनुकरणीय कौशल और टीम भावना की सराहना की और उनकी प्रगति पर भारतीय नौसेना और पूरे देश के गौरव और प्रशंसा को व्यक्त किया। भारतीय नौसेना ने इस संबंध में जानकारी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में आयोजित एक भव्य तिरंगा यात्रा के जरिए देश को एकजुटता और बलिदान का संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश की सेवा, रक्षा और एकता के लिए हमारा खालसा पंथ हमेशा सबसे आगे रहा है। सिख समाज के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने सभी को बधाई दी और कहा, तिरंगा यात्रा देश के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। आतंकवाद पर भारत के रुख को लेकर उन्होंने कहा कि भारत अब केवल वार्ता का पक्षधर नहीं है, बल्कि एक
नागरिक की जान की कीमत जानता है। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद पर चुप नहीं बैठने वाला। यह हमारी संवेदनशीलता और सहनशीलता नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा की लड़ाई है। भारत की छवि और सुरक्षा नीति को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे रहे हैं, उस पर भी सीएम गुप्ता ने समर्थन जताया और कहा कि भारत की एकता और शक्ति अब वैश्विक स्तर पर दिखाई देनी चाहिए। देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकजुटता के लिए हमेशा हमारा खासा पंथ आगे रहा है और आज की ये तिरंगा यात्रा भी यही संदेश देने के लिए है कि देश का, सिख समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक भाई इस मातृभूमि पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है, देश की सेनाओं के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के साथ में एक एक व्यक्ति सरहद पे निहत्था खाली हाथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। बधाई देती हूँ सिख समाज के मेरे सभी भाइयों को, उनकी देशभक्ति की भावना को, जिन्होंने आज इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा दिल्ली में। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और इस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने भाग लेकर भारतीय सशस्त्र बलों को पराक्रम को नमन किया। मंत्री सिरसा ने कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने साफ कहा कि ये तिरंगा यात्रा भारत की एक संप्रभुता और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों को भी जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा हर कदम हमारे जवानों के बलिदान को सम्मान देने के लिए और भारत की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट खड़ा है। अब खबर दिल्ली से है, जहां राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का एक भावुक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पापा आपकी यादें हर कदम पर साथ हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अधूरे सपने को पूरा करूंगा। दरअसल राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने पिता को याद किया है। उन्होंने लिखा कि पापा आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं और आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। वही राहुल गांधी का यह पोस्ट सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक वचन जैसा है जो उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता को दिया है। मैं दिल्ली से राहुल गांधी का ये भावनात्मक संदेश उन सभी के लिए भी है जो राजनीतिक को सिर्फ सत्ता नहीं सेवा का माध्यम मानते हैं। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुंछ दौरे पर एलजी मनोज सिन्हा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे एलजी। वे सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे उपराज्यपाल और पुनर्वास और न्याय का भरोसा दोहराएंगे एलजी। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ा प्रशासनिक दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पुंछ दौरे पर हैं एलजी मनोज सिन्हा, जो ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। एलजी मनोज सिन्हा सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पुनर्वास और न्याय का भरोसा दोहराएंगे और उसी के साथ अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ा प्रशासनिक दौरा बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एलजी मनोज सिन्हा से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। अब खबर मुंबई से है, जहां पे मुंबई में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है और इस देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा को भी संबोधित किया है, जिसमें कॉन्क्लेव का थीम नवाचार, सहयोग और परिवर्तन है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 आयोजित करने के लिए भारत सरकार और हमारे 3 प्रतिष्ठित संस्थानों का आभारी हूं। कॉन्क्लेव का थीम नवाचार, सहयोग और परिवर्तन है। ये थीम अपने आप में उद्देश्य को बयान करने वाली थीम है।
खबर जयपुर से है, जब भाजपा महिला विंग की तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उपस्थित रहीं। जयपुर में बीते मंगलवार को भाजपा महिला विंग द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया और इस अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उपस्थित रहीं। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा और उप मुख्यमंत्री कुमारी ने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित किया और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और महिलाओं की भूमिका को समाज में उजागर करना था। वहीं भाजपा नेताओं ने इस यात्रा को श्रृंगार से शौर्य तक का प्रतीक बताते हुए इससे महिलाओं की शक्ति का प्रतीक बताया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया, जिन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगे के साथ देशभक्ति का संदेश दिया है। खबर नोएडा से है, जहां थाना फेस एक पुलिस नोएडा की तरफ से दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते पर गंदे नाले के ऊपर में पुलिस फोर्स चेकिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने चेकिंग करने के लिए रोका तो नहीं रुका और अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर सेक्टर 14 के पीछे नाले की पटरी पर दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगा तो मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई और उक्त बदमाश ने अपने को पुलिस से घिरा देख अपने पास लिए अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। वहीं पुलिस पार्टी द्वारा सीखे हुए तरीके से आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देते हुए अभियुक्त को दूसरे फायर करने का मौका दिए बिना आत्मशार्द फायरिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश सोनू उर्फ सत्ता पुत्र जहांगीर गोली लगने से घायल हुआ है। वह घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। वहीं अभियुक्त के कब्जे से 2 मोबाइल फोन चोरी किए हुए और एक मोटरसाइकिल अपाचे बरामद हुई है, जिसके संबंध में अपराध संख्या 182-25 धारा 303(2) BNS थाना फेस 2 नोएडा पर पंजीकृत है और एक तमंचा 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किए हैं। अब मौसम को लेकर एक खबर आपको बता दें, जहां आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जहां रेड अलर्ट जारी की गए हैं, जहां पर कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। जहां महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में रेड अलर्ट हुआ है जारी। केरल और कोंकण में भी रेड अलर्ट किया गया है। जहां अरब सागर में तूफान की संभावना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। जहां कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में रेड अलर्ट हुआ है। केरल और कोंकण में भी रेड अलर्ट किया गया, जहां अरब सागर में तूफान की संभावना बताई जा रही है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जो ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को रखने के लिए विभिन्न देशों के दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के नाम पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी इसका बहिष्कार करने जा रही थी, लेकिन देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जो जनमत बना है और ऐसे में टीएमसी ने सोचा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर उनके लिए राजनीति करना मुश्किल होगा। और ये अच्छी बात है, जब देश एक साथ लड़ने के लिए तैयार है तो उस समय सबको साथ रहना चाहिए। अब खबर गोवा से है, जहां पर गोवा में भारी बारिश का कहर जारी है। जहां पणजी में 24 घंटे में 360.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जहां कुंडाई में दीवार गिरने से 3 की मौत हुई है। दरअसल गोवा में लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश ने जनजीवन की पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। वहीं पणजी में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 360.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो राज्य की सभी वर्षा माप केंद्रों में सबसे अधिक है। वहीं राजधानी समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जहां सड़कें जलमग्न हो गई हैं और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहीं कुंडाइम से एक दर्दनाक खबर भी सामने आई है, जहां भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से 3 लोगों की
मौत हो गई है और इसके अलावा कई जगहों पर पेड़ गिरने से और सड़कों के धंसने की घटनाएं भी रिपोर्ट हुई हैं। वहीं हालात को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आईएमडी ने अत्यधिक बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है, जहां सावधानी के तौर पर शिक्षा विभाग ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो अमृतसर बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किया गया है, जहां 65 वर्षीय पाकिस्तानी लाहौर का निवासी है, जब बीएसएफ ने सीमा के करीब किया है गिरफ्तार। संदिग्ध सामग्री नहीं मिली और सिर्फ कुछ रुपए बरामद हुए हैं, जहां पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर अमृतसर बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। 65 वर्षीय पाकिस्तानी लाहौर का निवासी है, जब बीएसएफ ने सीमा के करीब से किया है गिरफ्तार। संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है, वहीं सिर्फ कुछ रुपए बरामद किए गए हैं और पूछताछ जारी है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमृतसर से जुड़ी बताई जा रही है। अब खबर अहमदाबाद से है, जब अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जब दूसरे चरण की कार्रवाई हुई है शुरू, शहर में कानून व्यवस्था सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में चंदोला इलाके में दूसरे दिन अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है और इस दूसरे चरण में प्रशासन 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाएगा। यह कार्रवाई शहर में कानून व्यवस्था सख्ती से लागू करने के प्रयास का हिस्सा है, ताकि शहर का विकास बिना अवरोध के हो सके। वहीं स्थानीय प्रशासन ने इस अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने का भरोसा दिया है और आगे भी ऐसा अभियान जारी रहेगा। विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं, तो वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं और इन्हीं अभिशापों में से एक है प्रदूषण। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि आज विश्व के अधिकांश देश प्रदूषण के कारण जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, उसके कारण डूबने के कगार पर आ चुके हैं। उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका है और इस समस्या से भारत भी बचा हुआ नहीं है। भारत में इसी समस्या से विकराल रूप ले लिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर पॉल्यूशन क्या है, इसके कौन कौन से कारण हैं और इससे बचने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो हर एक बिंदु को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में AQI का स्तर, दिल्ली के प्रदूषित इलाके, दिल्ली में वायु गुणवत्ता और जनजीवन पर असर, दिल्ली में AQI और स्वास्थ्य चेतावनी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है। बीते दिनों सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 305 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई हिस्सों में हालात और भी चिंताजनक रहे, जहां AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं मुंडका में 406, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU क्षेत्र में 365 और आनंद विहार में 362 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट को दिखाते हैं। इससे यहाँ के जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।
भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, भारत में प्रदूषण स्तर का ग्राफ, भारत का वैश्विक प्रदूषण में स्थान, दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण स्तर, प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव। वहीं दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर हैं। 2024 में भारत दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थित हुआ। वहीं विश्व स्तर पर भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश उत्तर भारत में है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल है, जिनमें बर्निहाट, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम और मुल्तानपुर शामिल है। दिल्ली में वायु प्रदूषण और कई उत्तर भारतीय शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर दिखाई देते हैं, जिसमें से गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, हापुड़, अमृतसर, गुरुग्राम, बांदा इत्यादि शामिल है। यहाँ की हवा में PM 2.5 और PM 10 अधिक मात्रा में शामिल है। अब अगर प्रदूषण का अर्थ को समझने की कोशिश करें तो आपको बताते चले, प्रदूषण का मतलब है हमारे चारों ओर फैली जो हवा है उसमें असंतुलन का पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना और ना ही शांत वातावरण। प्रदूषण के प्रकार। वहीं प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो प्रदूषण कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जो कि मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी है और मानव ने ही उसे बर्बाद कर दिया, जिससे लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो गया। क्योंकि लोगों का पुराने दौर में जीवन काल 100 साल से अधिक होता था, लेकिन अब इतने विज्ञान के विकास के बाद भी औसत जीवन 55 से 60 साल का होता है। अब एक एक कर इन सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। आपको बता दें, वायु प्रदूषण महानगरों में सबसे अधिक फैला है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है और ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और ऐसे रोगों को जन्म देते हैं जो लोगों की जीवन लीला खत्म कर देती है। यह समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण गंदा होता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल अब नदी नालों में मिलता है, जिससे भयंकर जल प्रदूषण पैदा होता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, जिससे कई सारी बीमारियां भी पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण। वहीं ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, लेकिन आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लाहट, लाउड स्पीकर्स की आवाज ने बहरेपन और तनाव को जन्म दे दिया है और इससे लोग काफी परेशान रहने लगे हैं। प्रदूषण के दुष्परिणाम। इन प्रदूषण के कारण कई सारे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जिनमें सबसे अहम है वह है जीवन का खतरा, क्योंकि इन प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को इंसान तरस गया। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब भोपाल गैस कारखानों से गैस का रिसाव हुआ था तो इसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे, कितने ही अपंग भी हुए थे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर बारिश होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है। सूखा, बाढ़, ओला प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण तो जीवन के लिए खतरा है ही, लेकिन जो इसके कारक है आपको उसे भी जानना चाहिए। आपको बता दें, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा उत्पादन करने वाली मशीनें आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार के उपाय।
अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के बजाय उसका उपाय सोचना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, हरियाली का बढ़ावा और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय अपनाने होंगे। इसके साथ ही सरकारी नीतियों में सुधार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना भी बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी खतरा बन चुका है। अब अगर हम अपने कदम नहीं उठाएं, तो आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणामों को भुगतेंगी और ये वक्त है कार्रवाई का, ताकि हम और हमारा ग्रह सुरक्षित रहे। दिल्ली में AQI का स्तर, दिल्ली के प्रदूषित इलाके, दिल्ली में वायु गुणवत्ता। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।